आज हम लोग पेपर को डिस्कशन करेंगे जो लास्ट पेपर आपने दिया था। तो लेट मी ओपन दैट। पेपर में जो भी आपके डाउट्स रहे हो, मैंने आपको पीडीएफ कॉपी आपको शेयर कर दी है। सो व्हाट्सएप ग्रुप से आप पीडीएफ कॉपी को ले सकते हो और फिर जो भी आपके उस पर डाउट्स हो वो पूछ सकते हो। Second August, JEE Main, yes. Here's the paper. Okay, आप लोगों का फीडबैक ले लेते हैं। How you find this paper of physics? Whether it was too easy, too difficult, or moderate, as per your experience? हालांकि मार्क्स तो काफी कुछ बता देंगे, but how you find, that's a good one. बच्चे को फीडबैक देगा। हाँ, मॉडरेट आप बता रहे हो। ओके, क्वेश्चंस मॉडरेट ओम के लिए भी था। 11, 13, 19, 22, 11, 13, 19, 22, somewhere between okay and moderate। 16 में बहुत था एंड मॉडरेट था। ओके, मॉडरेट था, गुड। सो दैट्स गुड कि आपने इसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं पाया। इसका मतलब आपको बेसिक चीजें आ गया काफी हद तक। और अगर थोड़ा सा टफ भी किया तो चलेगा। आगे सो 11, 13, 19, 22 ये आपके डाउट है। इसके अलावा अगर कोई और डाउट है किसी को तो आप बोलो, मैं उसको भी कंसीडर कर लेता हूँ। Subham, you found it hard. Okay, maybe. So Subham, you need to put more effort, और जितना पढ़ाया जाता है उसके साथ साथ मॉड्यूल वगैरह सॉल्विंग भी बहुत करनी है आपको। हम लोग डिस्कशन कर लेंगे कि कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। 479, 479, 11, 9, 12, 12, 15, 23, 15, 23, 7, 15, 19, 22, 15, 2, second bit wall करना, good, 3, 15, 22 is there, 18th, 13, 15, 7, 9, 15, okay, good. So I'm getting kind of सारे मिल जा रहे हैं। तुम लोग एक काम करता हूँ, मैं एक से स्टार्ट करता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। जिस क्वेश्चन में आपको ज्यादा एक्सप्लेन करवाना हो तो पूछ लेने का। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन है और एक सारे क्वेश्चन के बारे में आपको आइडिया भी दे देता हूँ। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 था, हालांकि किसी ने पूछा नहीं। How to study physics और pattern, allocate time, question solving, उसके बारे में जनरल आइडिया। इस केस हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, और मे बी की एक एक्स्ट्रा सेशन रखेंगे जिसमें आपके ट्रैक को प्रॉपर करने में आपकी हेल्प करेंगे कि आपको कैसे स्टडी करना चाहिए। आपके और भी जो डाउट्स आ सकते हैं, प्रैक्टिस में कितना टाइम में डिवोट करना चाहिए,
अगर आज टाइम मिलता है तो आज हम लोग कर लेंगे, वरना किसी एक दिन हम लोग उसको जरूर करते हैं, सो दैट कि आप प्रॉपरली पढ़ें, आपका कॉन्फिडेंस बढ़े। हाँ, आपके केवीपीवाई के बारे में या फिर जो भी आपके जनरल क्वेरीज हैं, क्योंकि ये अपना जो प्रोजेक्ट है वो 2 साल का है, 2023 में आपको एग्जाम देना है। टिल देन आपको क्या ऐसा करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, दोनों इम्पोर्टेंट है। क्या नहीं करना चाहिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना क्या करना चाहिए, क्योंकि आपके पास लिमिटेड रिसोर्स है, टाइम भी लिमिटेड है, ब्रेन भी लिमिटेड है, और लेबरस एफर्ट देने का जो कैपेसिटी है वो भी लिमिटेड है। तो उसको सही डायरेक्शन में कैसे यूज किया जाए उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जरूर करेंगे। When will that session be taken? Um, we will be taking a session on next Sunday, upcoming Sunday, most likely. वो आपको ग्रुप में इन्फॉर्म कर दिया जाएगा, और probably on Sunday, आगे पीछे भी हो सकता है थोड़ा बहुत, but we will be doing that in detail. और अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको अगर जरूरत पड़ती है तो हम लोग क्लास के ड्यूरेशन में भी किसी टाइम पर उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, कुछ एडिशनल पॉइंट्स बता सकते हैं। सो अभी हम लोग प्लान कर रहे हैं कि संडे को रखते हैं, तो जब एक बार कंफर्म होता है और आपको इन्फॉर्म किया जाता है तो उसमें आप सारे डाउट्स, तब तक अपने सारे डाउट्स एक्युमुलेट कर लो, द हाउ टू स्टडी, व्हाट टू डू, व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दैट यू आर फेसिंग। इम्पोर्टेंट ये होगा कि जो आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो आपको पता होने चाहिए। एक बार आपको आपकी प्रॉब्लम्स पता है, उसके सॉल्यूशंस बता दिए जाएंगे अगर आप पूछ लोगे, तो फिर वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। ओके, आई ट्राइड एरोडो बुक बट वो सॉल्व नहीं हो रहा है। कोई जरूरत नहीं है, अगर आपसे सॉल्व नहीं हो रहा तो उसको बंद करके रख लो, पूरी तरह से बंद करके रख लो, और पहले आप जितना बेसिक बताया गया उस पर फोकस करो। और अगर आपसे वो फोकस हो जाएगा तो इरोडो इज नॉट मच नीडेड एट द बिगनिंग एटलीस्ट। लेटर ऑन जब आप पूरा पढ़ लोगे फिजिक्स तो आपसे काफी कुछ सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इन केस इट इज गेटिंग हार्ड, डोंट टच इट, इरोडो एज ऑफ नाउ। उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपके मार्क्स जो है इरोडो से भी नहीं बढ़ने वाले, अभी आपके क्वेश्चंस बेसिक रहते हैं और बाद में आप जरूर कर पाओगे। हाँ, इरोडो जो है वो आपके लेवल से थोड़ा सा ऊपर है, वो ग्रेजुएशन लेवल का बुक जाता है। हालांकि उसके कुछ क्वेश्चंस हम लोग हाई लेवल पे ट्राई करते हैं जेई एडवांस को लेकर के, बट अगर आपसे नहीं हो रहा है, कीप इट शॉर्ट। इरोडो में 5-6 हो जा रहे हैं 10 में से, बहुत बड़ी बात है, मेंटेन इट। एंड अगर 5-6 भी मेंटेन कर लेते हो बहुत बड़ी बात है। एंड उसके ऊपर इम्प्रूव करने के लिए आपको ऑफ कोर्स अगेन थ्योरी और कॉन्सेप्ट पे पकड़ करना, उससे पहले जो आपको सॉल्विंग बताया गया है उनको सॉल्व ज्यादा करना है। तो जितना आप फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, मीनिंग बेसिक स्ट्रॉन्ग करते रहोगे, उतना हायर लेवल क्वेश्चंस इजीली होना स्टार्ट हो जाएंगे। पाथ फाइंडर में 2-3 हो रहे हैं, ठीक है, टू स्टार्ट विद दे आर गुड, यू कैन इम्प्रूव, दे विल इम्प्रूव ओवर द टाइम। जब आपके टेस्ट होंगे, आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, डीपीपी सॉल्व करोगे, डेफिनेटली दे विल इम्प्रूव। Which book we should solve first, module or Cengage? जस्ट जो क्या है ना कि कॉन्सेप्ट पढ़ने के बाद पहले आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस करने होते हैं, तो मॉड्यूल को आप पहले होल्ड कर लोगे, पहले आप सेंगेज का लेवल 1 सॉल्व करोगे, और फिर इसके बाद आप मॉड्यूल कर सकते हो। और अगर आपको सेंगेज का लेवल 2 भी जम रहा है तो दोनों को सॉल्व करने के बाद मॉड्यूल कर सकते हो। तो मॉड्यूल करने से पहले आपको एससीबी को ट्राई करने का, और सेंगेज या डीसी पांडे का जो भी है वो लेवल 1 जरूर ट्राई करने का, उसके बाद मॉड्यूल पे जाने का। अभी हम लोग पेपर को कंप्लीट कर लेते हैं, बचेगा टाइम, क्योंकि पेपर इजी था, तो हो सकता है टाइम, अगर टाइम बचता है तो हम लोग उस पर भी डिस्कशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, ये आप में से किसी ने डाउट पे पूछा था और बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है ये। इसमें जो क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन। इससे आपको पता चल रहा है कि एग्जाम कितना डिफिकल्ट हो सकता है जेईई मेन लेवल का। सो अगर ये आप कर पा रहे हो कंफर्टेबली, इसका मतलब है एटलीस्ट योर स्टार्ट इज गुड। सो
क्वेश्चन नंबर 1 पूछा भी नहीं, बताने की जरूरत नहीं, फिर भी हम आपको बोल देते हैं कि ये वर्टिकल मोशन से रिलेटेड है और सेम स्पीड से थ्रो किया गया है। और फिर वापस आने में टाइम क्या होता है, तो अगर सेम स्पीड से थ्रो करोगे, चाहे अप साइड थ्रो करो पार्टिकल को या फिर डाउन साइड थ्रो करो, दोनों केस पर जब यहाँ पर पहुंचेगा जाकर के सेम वेलोसिटी कैरी करके जाता है, सेम वेलोसिटी कैरी करके जाता है। इसने वेलोसिटी पूछा था। सो आप देखोगे कि जब ये रिटर्न होकर के वापस यहाँ पर आता है तो उसकी वेलोसिटी सेम हो जाती है, मैग्नीट्यूड सेम हो जाता है रिटर्न जर्नी में। इतना पोर्शन हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके थे, जस्ट टू एक्सप्लेन कि अगर किसी को बॉदर किया है, बाकी लोगों को समझ में आ गया। तो जब ये रिटर्न होकर के आता है तब भी यूज रखता है और इधर से भी यूज आ रहा है, तो सेम वेलोसिटी से चल रहा है। टाइम अलग अलग लगेगा लेकिन वेलोसिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से और सेम एक्सेलरेशन से जा रहा होगा, तो v1 और v2 आपस में बराबर रहते हैं। हालांकि इसके सॉल्यूशंस दिए गए हैं तो आप सॉल्यूशन भी वॉच कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 भी कुछ लोगों ने को नहीं समझाया। इसमें भी क्या होता है, ये थोड़ा सा लैंग्वेज वाइज अगर आपको ना समझाओ तो मैं बता देता हूँ, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन उन्होंने तो क्लास में पिक नहीं किया कि सिंपल लैंग्वेज है, एक्सपेक्टेड है कि आप समझते हैं। ये बोल रहा है कि एक ब्लॉक रखा हुआ है और उस पर कोई बुलेट पेनिट्रेट करती है, बॉडी पेनिट्रेट करती है, तो जनरली से वो बुलेट या बॉडी बोलेगा। तो ये एम कोई यू वेलोसिटी से बुलेट इनसाइड जा रही है और इसके बाद ये पेनिट्रेट करके कुछ यहाँ पर जाने के बाद स्टॉप हो जाती है, p इक्वल टू 0 पर हो जाती है। क्या करना क्या है मैं समझाता। इसने बोला कि वेलोसिटी इट लॉसेस हाफ ऑफ वेलोसिटी। अच्छा, ये हाफ वेलोसिटी लॉस करने का है जब 3 सेंटीमीटर पेनिट्रेट करता है। इसका मतलब ये जो वेलोसिटी है वो u/2 हो जाती है और ये डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर है। एंड इसके बाद आपसे पूछता है कि कितना फर्दर जाएगा इस स्टॉप होने से पहले। तो ये थोड़ा सा और आगे जाकर के यहाँ पर कहीं स्टॉप हो जाएगा, यहाँ वेलोसिटी 0 हो जाएगी। अगेन आप इसको कैसे डील करो, ये ए पॉइंट था, ये ए से बी जर्नी है, ये बी से सी जर्नी है और ये डिस्टेंस एक्स है, ये अपने को पता करना है। हाउ मच विल इट पेनिट्रेट, सो ये पता करने का। अब यहाँ पर आपके दिमाग में अगर आप बेसिक से लर्न करो बहुत सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि जब ये इसके साइड में जाएगा तो इसकी वेलोसिटी कम हो जाती है क्या? आप बोलेंगे यस, प्रैक्टिकली कम हो जा रही है। क्वेश्चन भी बोल रहा है क्यों कम हो जा रही है। वेलोसिटी तभी कम होती है जब कोई रिटार्डेशन एक्ट करता है, इसका मतलब रिटार्डेशन लगा होगा। ये रिटार्डेशन क्यों लगा होगा? क्योंकि जब बुलेट इनसाइड जा रही है तो फ्रिक्शनल फोर्सेस लगते हैं बॉडी के, वो इसको रिटार्ड करते हैं, स्टॉप करते हैं। फिर आपको ये सोचना पड़ेगा क्या ये रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा या वेरिएबल होगा। क्वेश्चन ने तो कुछ बोला ही नहीं है। जब कुछ भी नहीं बोला है तो फिर अपने को ये एज्यूम कर लेना होता है कि वो कांस्टेंट है। आई मीन आफ्टर लुकिंग एट द सिचुएशंस। तो जब ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो हम ये ट्रीट कर लेंगे कि जो रिटार्डेशन लग रहा है या जो रेजिस्टेंस लग रहा है वो कांस्टेंट है, सो दैट वी कैन गो फॉर दोज इक्वेशंस जो हम लोग जानते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस एट एंड ऑल दैट। फिर आप ए से बी जर्नी को सॉल्व करो और उससे ए की वैल्यू निकालो। कौन सी इक्वेशन लगाओ जिसमें डिस्टेंस यूज होता है, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी होता है। So use this equation v square is equal to u square plus 2as। ए की वैल्यू आप नेगेटिव भी लिख सकते हो। फिर आप चाहो तो b से c पढ़ लो या फिर a से c पढ़ लो, तब भी चलेगा। या b से c स्टडी कर सकते हो। क्यों? क्योंकि b की वेलोसिटी भी अपने को पता है। तो सेम इक्वेशन आपको 2 बार लगानी है और u आपको दोनों बार पता है। एक बार u का मतलब u है, दूसरी बार u का मतलब u/2 है। सिंप्लीफाई करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। आई एम नॉट सॉल्विंग टू द आंसर, आई एम जस्ट गिविंग यू आइडिया, एक्सप्लेनिंग द क्वेश्चन एंड गिविंग आइडिया। कई बार क्या होता है क्वेश्चन भी हमको नहीं समझता है, इसलिए हम क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं। सोल्यूशन आपको दिया गया। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बोल रहा है कार मूव्स विद स्पीड दिस स्टॉप्ड बाय अप्लाइंग अ ब्रेक एट आफ्टर at least 6 meter. If the same car is moving with the speed this, minimum stopping distance would be। तीसरा आपने पूछा था क्या? हाँ, पूछा भी था। मिनिमम स्टॉपिंग डिस्टेंस से ब्रेक्स लगाए जा रहे हैं। तो जब कोई ब्रेक्स लगाने वाली बात हो तो हम ये बोल सकते हैं कि वो कांस्टेंट रिटार्डेशन वाली ब्रेक्स है, जब तक वो क्वेश्चन खुद नहीं बोलता है कि वो वेरिएबल रिटार्डेशन और समथिंग लाइक।
सो वो कांस्टेंट वाला केस ले सकते हो, सिंपलेस्ट वाला केस। आपसे बोलते हैं कार मूव कर रहा है और ब्रेक लगाने से यहाँ पे स्टॉप हो जाता है, तो स्टॉप होने का मतलब v की वैल्यू 0 हो जाती है। अब सोचने के टाइम पे आप ऐसा सोच सकते हो कि क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, स्टॉप करा रहा है, डिस्टेंस दे रहा है, फिर इनिशियल वेलोसिटी दे रहा है, फिर स्टॉपिंग डिस्टेंस पूछ रहा है। इसका मतलब है स्टॉपिंग डिस्टेंस और इनिशियल वेलोसिटी में क्या रिलेशन चल रहा है, ये आपसे जानना चाहता है। तो ये डिस्टेंस हो गया, वेलोसिटी जीरो हो गई, यहाँ पे कुछ रिटार्डेशन लगा होगा तभी स्टॉप हुआ होगा, कांस्टेंट मान लेते हैं। कौन सी इक्वेशन सूट करेगी? अगेन थर्ड इक्वेशन, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2as। माइनस इसलिए लगा दिया क्योंकि वो रिटार्डेशन था, यहाँ पर भी माइनस आप लगा सकते थे। अच्छा, यहाँ से v 0 हो जा रहा है तो अपने को क्या पता चला, यू स्क्वायर की वैल्यू ट्वाइस as के बराबर है। फिर a अगर कांस्टेंट ट्रीट किया गया तो इसका मतलब यू स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस। अब आप क्या करो, इसका जब प्रोपोर्शनलिटी होता है तो हम लोग उसके रेशियो बना लेते हैं, u1 स्क्वायर डिवाइड बाई u2 स्क्वायर इज इक्वल टू s1 डिवाइड बाई s2। u1 का मतलब पहला वाला वेलोसिटी, ये किलोमीटर पर आवर में है। फिर देखो ना कि आपको डिवाइड करना है तो मीटर पर सेकंड में जाने का कोई मतलब नहीं है, इसको 50 रख लो, 50 का स्क्वायर। बाद में कितना हो रहा है, 100 हो रहा है तो 100 का स्क्वायर। इनिशियली कितना चल रहा है, 6 मीटर, बाद में कितना चलेगा पता करना है। इस इस सिंपल कैलकुलेशन, इसको सिंपलीफाई कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये ट्वाइस होगा, स्क्वायर करोगे 4 होगा, 4 और 6 मल्टीप्लाई होगा के 24 हो जाएंगे। सो कैलकुलेशन भी टफ नहीं है और आइडिया बस आपको ये लगाना है। Okay, most of you have done it, but still I explained कि what the question was and all. ये क्वेश्चंस आ चुके हैं, जैसा कि आप बोल रहे हो, क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ये एग्जाम से ही आए हैं, जेई के या फिर जो उससे पहले दूसरे नाम से एग्जाम हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर 4 सेज एक द कोऑर्डिनेट ऑफ मूविंग पार्टिकल इज गिवन, एक्स और वाई आपको फंक्शन ऑफ टाइम दिया गया है, आपसे स्पीड पूछता है। इसके बारे में मैंने आपको बताया हुआ है कि अगर ये x है तो x को आप क्या करो, यहाँ से vx निकालो, vx क्या आएगा, dx by dt। यहाँ से आपको क्या करना है, यहाँ से vy निकालना, वेलोसिटी इन द y डायरेक्शन, ये आएगा dy by dt। और ये x कंपोनेंट वेलोसिटी है, y कंपोनेंट वेलोसिटी है, तो टोटल वेलोसिटी निकाल लेंगे, फिर स्पीड को रिलेट कर लेंगे। अच्छा, dx by dt करने का मतलब क्या हुआ, d अपॉन dt ऑफ x, x कितना दिया गया, अल्फा टी क्यूब। अल्फा कांस्टेंट, अल्फा बीटा और कांस्टेंट मेंशन्ड है। अल्फा को बाहर निकालोगे, टी क्यूब का इंटीग्रेशन 3t स्क्वायर, यू नो दैट। इधर आते हैं d अपॉन dt, y की जो वैल्यू है बीटा टी क्यूब है, तो एग्जैक्टली सेम फॉर्मेट में इसका भी आंसर आ जाएगा, बीटा बाहर आएगा, टी क्यूब का डिफरेंशिएशन आ जाएगा, तो आएगा बीटा इंटू 3t स्क्वायर। सो किसी भी टाइम पे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालोगे तो वेलोसिटी आएगी vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। वाई? बिकॉज वेलोसिटी इज गिवन एज vx i कैप प्लस vy j कैप। अच्छा, ये वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है, लेकिन हम लोग जानते हैं कि इंस्टेंटेनियस वैल्यूज में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और स्पीड बराबर होती है, तो आप इसको अगर स्पीड बोलोगे तो भी चलेगा। कौन सा? इंस्टेंटेनियस, क्योंकि ये सब इंस्टेंटेनियस है, किसी एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे निकाला जा रहा है। अब इनको इसको अंदर रख लो, स्क्वायर रूट कर लो, अपने को आंसर मिल जाएगा। 3 बाहर आ जाएगा, स्क्वायर करने से टी स्क्वायर बाहर आ जाएगा, अंडर रूट में अल्फा का स्क्वायर होगा, बीटा का स्क्वायर होगा। अब डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर आप चाहो तो इसको रखो, स्क्वायर करो, इसको रखो, जो कॉमन है उसको कॉमन लो, स्क्वायर रूट के बाहर करो, जो यूजुअल बिजनेस है वो पूरी करो, अपने को आंसर मिल जाएगा। अब देखो चारों ऑप्शन में एग्जैक्टली दिया गया, क्या सिमिलर टाइप का दिया गया, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ब्रैकेट में स्क्वायर रूट में। डिफरेंस कहाँ जा रहा है, टी का जा रहा है, तो फिर आप चेक कर सकते हो कि कौन सा होगा, टी स्क्वायर वाला होगा। किसी क्वेश्चन में आपको लगता है कि कुछ और आपको पूछना है तो जरूर आप पूछ सकते हो। आपने लिखा है व्हाट इफ we take the resultant of x and y and then differentiate in terms of time. Oh, that's a good point. That's a good point. As a doubt, आपने कहा कि अगर हम इन दोनों का रिजल्टेंट r लेते हैं अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जैसा, क्योंकि r को हम ये भी लिख सकते हैं एक्स आई प्लस वाई जे, और फिर इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, चलेगा क्योंकि उसने स्पीड पूछी है और यहाँ से अपने को पोजीशन मिल जाएगा और पोजीशन से हम इसको कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आप अवॉइड करोगे कब, जब वेलोसिटी वगैरह पूछा जाएगा, क्योंकि देखो क्या होता है ना कि वेलोसिटी निकालने के लिए हमको डिस्प्लेसमेंट या पोजीशन को डिफरेंशिएट करना होता है, और
स्पीड निकालने के लिए डिस्टेंस को करना होता है, तो ये डिस्टेंस जैसा भी काम कर रहा होगा। सो इस पे कई बार आपको इश्यूज बन सकते हैं अगर वेलोसिटी पूछा जाए, क्योंकि वेलोसिटी जो होता है वो मैग्नीट्यूड का डिफरेंशिएशन नहीं होता है, डायरेक्शन का भी डिफरेंशिएशन आता है कभी कभी। इस क्वेश्चन में हो सकता है आपको सेम आंसर मिल जाएगा, और मिल भी जाएगा क्योंकि वन डायमेंशनल, हालांकि टू डायमेंशनल केस है। स्पीड उसने पूछा है, यहाँ से हम डिस्टेंस निकाल करके डिस्टेंस को इंटीग्रेट कर डिफरेंशिएट कर सकते हैं। बट आई वुड सजेस्ट फॉलो दिस, गो बाय कंपोनेंट्स। आर को डिफरेंशिएट मत करो, उनकी वेलोसिटीज अलग अलग निकालो, फिर इसको रिजल्टेंट में कन्वर्ट करो। आप चाहो तो इसको जैसे एक्सेलरेशन पूछा जाता है तो हम फिर इस वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करते हैं, एक्स डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आता है, यहाँ से वाई डायरेक्शन का एक्सेलरेशन आता है, फिर एक्सेलरेशन को कलेक्ट कर लेते हैं। सो पहले रिजल्टेंट निकाल के डिफरेंशिएट करने में आपको इश्यू बन सकता है। अगर आप देखो आइडिया दोनों सेम है, अगर आप रिजल्टेंट निकालते हो तो कीप इट इन वेक्टर एंड देन डिफरेंशिएट चलेगा, लेकिन अगर आपने उसको स्केलर में कन्वर्ट कर लिया मैग्नीट्यूड में फिर किया तो रॉन्ग हो सकता है। सो अगर आप रिजल्टेंट निकालते हो तो मेंटेन इट इन वेक्टर्स एंड यू कैन डिफरेंशिएट, इट विल वर्क, और यू कैन गो फॉर स्टेप्स इंडिपेंडेंटली, दैट विल वर्क। हाँ, सो फर्क पड़ता है और उस फर्क को अपने को समझना है। फिर से मैं बोल देता हूँ, एक अच्छा डाउट आपने रेज किया था। जब कभी आप अगर आप पहले रिजल्टेंट निकालना चाहते हो तो मेंटेन दैट रिजल्टेंट इन वेक्टर फॉर्म, नॉट इन स्केलर फॉर्म, वेक्टर फॉर्म। फिर उसके बाद उसका डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है, अदरवाइज वो रॉन्ग हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में आइडिया दे देते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इस तरह के एग्जाम में आते हैं, आप देख करके आंसर दोगे। कुछ लोग तो विद इन सेकेंड्स, कुछ सेकंड में आंसर दे सकते हैं। थ्री फोर्सेस, इस तरह से लग रहा है कि उनका रिजल्ट कुछ इस तरह से दिखाया गया है, तो इसका नेट फोर्स कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर पर है। F1 F2 F3 का सब 0 हो गया, और v वेलोसिटी से चल रहा था तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। और जब कभी एक्सेलरेशन 0 होता है तो वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। So whenever the acceleration is 0, velocity is a constant. That means velocity do not change or does not change. So velocity will not change. ऑप्शन क्या है? वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज्ड, यस यू विल मार्क, दैट्स ऑल। अगले ऑप्शन पढ़ सकते हो, ग्रेटर देन बी, लेस देन बी, मॉड इज दिस, तो आप बोलोगे फोर्स नहीं है तो वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 6 कई लोगों ने सही करने के बावजूद भी गलत आंसर दिया है, और वो क्यों दिया है वो आप समझ सकते हो। ये कॉमन प्रॉब्लम होती है बच्चों की। तो जब कभी आप क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो तो उससे पहले ये पढ़ना बहुत जरूरी है कि क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, रादर देन कि आपने क्या निकाला है। होता क्या है कि हम, हमारे दिमाग में कुछ चल रहा होता है, हम वो निकाल देते हैं, और ऑप्शन होता है हम मार्क कर देते हैं। मैं एक बार सॉल्व करके बता देता हूँ। अधिकतर स्टूडेंट की मैंने कॉपीज देखा तो पता चला कि उन्होंने वो आंसर लगाया जो उन्होंने निकाला, लेकिन वो नहीं जो पूछा। A ball is released from rest on the top of a tower of height. This it takes t second to reach the ground. What was the height of the ball from the ground? It has asked from the ground in t by 3 seconds. So स्टोरी कुछ ऐसा है कि इसको सॉल्व भी कर देता हूँ। एक टावर है एच हाइट की, यहाँ से आपने एक बॉल को रिलीज किया है, फेंका नहीं है, अच्छी बात है। तो इसके बाद क्या होगा? ये सीधा नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, और यहाँ आ जाएगा। लेट से t=0 पे आपने फेंका था, तो नीचे जाने में उसको टाइम लगा कैपिटल T, ऐसा उसने बताया। तो कभी ना कभी यहाँ भी रहा होगा उस टाइम पे जिस टाइम की हमको जरूरत है। कौन सा टाइम? t/3 सेकेंड्स। t/3 सेकेंड में लेट से यहाँ पर था। अपने को क्या पता करना है? अपने को ये पता करना है कि उस समय ये ग्राउंड से कितने हाइट पर था। दैट मीन्स वी नीड टू फाइंड दिस थिंग। लेट्स कॉल दिस इज h1। इस h1 को पता करना है। अच्छा, अगर हम ये वैल्यू पता कर लें h2, तो हमारा h1 निकल आएगा। h2 निकालना हमारे लिए थोड़ा सा ज्यादा आसान है। यस, सो h2 आप लोगों ने निकाला और h2 आंसर कर दिया, ऐसा लगा मेरे को आंसर देखने के बाद। आप क्या करोगे? टी टाइम में टोटल डिस्टेंस जा रहा है तो लगा दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ इट gt स्क्वायर। अब आपको लगेगा आपने प्लस क्यों लगाया,
तो मैंने प्लस इसलिए लगाया क्योंकि नीचे की तरफ जाओगे तो ये इक्वेशन बेसिकली ऐसी लिखी है मैंने, माइनस एच इज इक्वल टू 0 माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। तो इस इक्वेशन को मैंने डायरेक्टली ऐसा कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट डाउन साइड था तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव था, ए डाउन साइड था तो ए भी माइनस जी था, यू जीरो था, इसलिए हमने दोनों जगह माइनस लगाया। बाय द वे बाद में माइनस एक दूसरे से कैंसिल आउट हो गया। सो अब डायरेक्टली आप ऐसा लिख सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि एच भी डाउन है और यू भी डाउन है, सॉरी जी भी डाउन है, यू तो जीरो है। सो वहां से एक रिलेशन आ गया। फिर आप H2 निकालना चाहोगे तब बोलोगे H2 की वैल्यू आएगी 0 प्लस हाफ जी टी बाई 3 का स्क्वायर। दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। जब आप दोनों को आपस में डिवाइड करोगे तो H अपॉन H2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी 9 आ जाएगा। मतलब H2 की वैल्यू H बाई 9 आया। तो आपने जब सॉल्विंग में इन्वॉल्व हो गए तो आपको H2 की वैल्यू H बाई 9 आया, आपने बिल्कुल सही किया। फिर आपने देखा पहला ऑप्शन H बाई 9 था, आपने पहला ऑप्शन मार्क कर दिया क्योंकि आप जल्दी में थे। तो फिर क्या हुआ कि आपको +4 मिलने की बजाय -1 मिल गया। सो आपको 5 मार्क्स का इशू बन गया। यू कैन थिंक आउट कि 5 मार्क्स का कितना बड़ा रोल होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। तो ये इस तरह के सिचुएशन को हम बोलते हैं फैटल सिचुएशन, डिसास्टर सिचुएशन, उसको आपको अवॉइड करना होता है। सो एक बार आपका कोई आंसर आए तो आप देखो कि हमारा H/9 आया, हमने H/9 निकाला किसको है? हमने निकाला है कि ऊपर से नीचे कितना जाएगा। उसने पूछा क्या है, नीचे से कितना दूरी पर होगा। तो सिंपल है, H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी रही होगी? H रही होगी। तो H1 मस्ट बी इक्वल टू H माइनस H2। एक बार आपको रिकॉल हो गया तब तो आप आंसर निकाल दोगे, 8H/9। क्या कोई ऑप्शन 8H/9 भी है? यस, सी ऑप्शन इज 8H/9, उसको मार्क कर दोगे। तो ये जो आपसे मिस्टेक्स अगर हुई हैं इनको ख्याल में रखो और फ्यूचर में रिपीट ना हो, इसके लिए आपको केयरफुल रहने का। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और अगर आप लोग पहले से ट्राई कर चुके थे तभी आप सॉल्व कर पाएंगे। कुछ लोगों ने वहां भी सॉल्व कर लिया होगा। अदरवाइज थोड़ा सा चैलेंजिंग है। ये सिर्फ मैथमेटिकली चैलेंजिंग है, फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो बहुत इजी है। क्या है मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इट सेज द रिलेशन बिटवीन टाइम एंड पोजीशन इज नोन टू अस। एक्सेलरेशन बताना अपने को। तो देखो ये टाइम और पोजीशन का रिलेशन है, t इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। और हमको वेलोसिटी निकालना है, फिर एक्सेलरेशन निकालना है, और एक्सेलरेशन वेलोसिटी के टर्म में बताना है, टी के टर्म में बताना भी नहीं है। तो यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से डी टी अपॉन डी एक्स निकाल सकते हैं। जब डी टी अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो ये बनेगा 2ax प्लस बी। अच्छा, v क्या होता है? v होता है dx बाई dt। तो dt अपॉन dx क्या हो जाएगा? 1/v। तो ये 1/v के बराबर हो जाएगा, इजंट इट? इसके बाद आप चाहो तो यहाँ से v निकाल लो। तो जो v की वैल्यू अपने पास आ जा रही है वो 1 अपॉन, या फिर ऐसा बोला जाए ट्वाइस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -1 आ जा रही है। अब इसको अगर हम टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे, अगर हम इसको टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको एक्सेलरेशन मिलेगा। तो एक्सेलरेशन होता है dv बाई dt, या फिर आपको याद होगा v dv बाई dx। इसको v dv बाई dx में लिखना पड़ेगा क्योंकि ये x का एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो v की वैल्यू रख देते हैं, v की वैल्यू है ट्वाइस ए एक्स प्लस बी की पावर -1, और dv बाई dx करते हैं, इसी को डिफरेंशिएट करते हैं। जब इसको आप डिफरेंशिएट करोगे तो ये आएगा। अगर आप ऑब्जर्व कर रहे होगे तो आपको पता चल रहा होगा कि डिफरेंशिएशन कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सो ये जो बनेगा जा करके, इसको ऐसा मेंटेन रखते हैं, ट्वाइस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -1 इंटू, ये डिफरेंशिएशन में ये पावर आगे आ जाती है, आपको पता है। तो ये -1 आ जाएगा, और इसकी पावर कितनी हो जाती है? -1 से बढ़ जाती है, तो ट्वाइस ए एक्स प्लस बी रेज टू पावर -2 हो जाएगा। इंटू चेन रूल के हिसाब से डी अपॉन डी एक्स करना पड़ेगा, किसका? जो अंदर लिखा था ट्वाइस ए एक्स प्लस बी का। जब आप ऐसा कर रहे होगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसका जो डिफरेंशिएशन है वो ट्वाइस ए बचेगा, और एक ये माइनस है तो कांस्टेंट के नाम पे -2a आ जाएगा, और ये बन जा रहा है अपना ट्वाइस ए एक्स प्लस बी की रेज टू पावर -3। अब आप देखोगे कि इसको हमको आंसर ए तो मिल गया, लेकिन एक आंसर हमने को ए फॉर एक्सेलरेशन है, वहां पर भी ए इन्वॉल्व है, यहाँ पर भी ए इन्वॉल्व है, तो दोनों में कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैं इसको एक्सेलरेशन ही दे रहा हूँ। अच्छा, ये जो पावर -1 वाला है वो v है, तो 3 कर देंगे तो v क्यूब हो जाएगा, तो ये बन जाएगा -2 a v क्यूब विद -3।
माइनस तो पहले से था, तो माइनस तो इसके साथ चला जाएगा, वी क्यूब बन जाएगा। सो अपने को कोई एक ऐसा ऑप्शन देखना चाहिए जिसमें -2a v³ लिखा हो। -2a v³ सी ऑप्शन में दिख रहा है, उसको मार्क कर दोगे। सो बेसिकली क्या फॉर्मूला लगाना था, v इज dx by dt, दूसरा a इज इक्वल टू v dv by dx, दोनों को अप्लाई करोगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, फिर अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। 8 पर आते हैं। 8 क्वेश्चन हम लोग कई बार कर चुके हैं और ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है। आपसे बोलता है कि एक पार्टिकल है, किसी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्टवर्ड जा रहा है, फिर इसके बाद कहाँ जाता है, ये नॉर्थवर्ड जाता है, तो ये नॉर्थवर्ड जा रहा है। आपको आई कैप जे कैप से सॉल्व कर सकते हो। ये आपका इनिशियल वेलोसिटी है, ये फाइनल वेलोसिटी है। आपको शायद एक्सेलरेशन, एवरेज एक्सेलरेशन बताना है, तो चेंज इन वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय टाइम होता है। जैसे आप ऐसा बोलोगे, लिखोगे, तो आपको पता चलेगा कि वी आई वी ए फाइनल दोनों सब्ट्रैक्ट होंगे तो आंसर 0 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि उनकी डायरेक्शंस अलग अलग है। फिर सब्ट्रैक्ट कैसे किया जाता है वेक्टर्स को, तो जो फाइनल वेक्टर उसको ऐसा लिखते हैं, और जो इनिशियल वाला था जिसको सब्ट्रैक्ट करना, उसकी डायरेक्शन बदल देते हैं, तो ये बन जाएगा। फिर दोनों को ऐड कर देते हैं। यू रिमेम्बर दिस थिंग, एडिशन ऑफ वेक्टर या सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर में लोगों ने लर्न किया होगा। फिर रिजल्टेंट कहाँ से कहाँ हो जाता है, यहाँ से लेकर के इसको रिजल्टेंट कहते हैं। और इस डायरेक्शन को आपको बताना है, तो आपका आंसर तो पता चल जाएगा कि ये अपना कितना दिया था 5 मीटर, ये कितना था 5 मीटर, तो ये कितना हो जाएगा 5√2 हो जाएगा। सो चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कितना है 5√2। किस डायरेक्शन और कितना टाइम लिया उसने, 10 सेकेंड, तो आंसर कितना आ गया 1/√2। तो 1/√2 आएगा। जैसे आप 1/√2 देखोगे तो ए ऑप्शन और सी डी ऑप्शन में मिलेगा, बी में 1/2 है। फिर नॉर्थ वे ईस्ट होगा या नॉर्थ वेस्ट होगा, ये पता करना है, तो ये कौन सी डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट को इंडिकेट कर रही है, अपने को पता चल जाएगा। इसको, ये नॉर्थ था, ये ईस्ट था, तो ये कौन सा होगा, नॉर्थ वेस्ट होगा, नॉर्थ ईस्ट नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 से इसकी वेलोसिटी आपको ऐसे दिया गया, अल्फा कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट चाहिए पार्टिकल का टी टाइम पर, डिस्प्लेसमेंट चाहिए, तो कैसे डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं। डिस्प्लेसमेंट के लिए हम v को किससे रिप्लेस कर देंगे, dx by dt से, हो गया। आगे बढ़ते हैं, तो हमको पता चलेगा dx by dt की जो वैल्यू है वो अल्फा x रेस्ट पावर हाफ लिखा हुआ है। सिंप्लीफाई करते हैं, ये आएगा x रेस्ट पावर माइनस हाफ dx इज इक्वल टू अल्फा dt। अगली लाइन इंटीग्रेट कर लो, तो ये बनेगा x रेस्ट पावर -1 करोगे तो 3/2 आ जाएगा, माइनस हाफ से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा। अरे मैं इंटीग्रेट कर, डिफरेंशिएट कर, इंटीग्रेट करना है। सो इंटीग्रेशन में क्या फॉर्मूला चलता है, +1 करोगे तो ये पावर हाफ हो जाएगी और डिवाइड बाई हाफ हो जाएगा, और इस साइड क्या आएगा, अल्फा टी आ जाएगा। सो यहाँ से अपने को पता चल रहा है x रेज टू पावर हाफ इज इक्वल टू अल्फा टी बाई 2। बेसिकली x की जो वैल्यू आएगी वो t पर कैसे डिपेंड करेगी, t के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी। और जब कोई पावर्स देखना होता है कि किस पे डिपेंड कर रहा होता है ना, तो फिर ये जो कांस्टेंट वगैरह है उस पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते। जैसे हमने यहाँ पे लिमिट्स नहीं लगाया, चलता है ना, क्योंकि हमको पावर पता करनी है, हमको एक्सप्रेशन एग्जैक्टली नहीं चाहिए। और फिर देखना कि x की कितनी पावर जा रहा है, t की कितनी पावर जा रहा है, वहां से रिलेट करके अपना आंसर बता सकते हैं। 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिल जाएगा। और आप लिमिट भी लगा सकते हो, उसने बोल रखा है प्रॉपर्ली x 0 पे t 0 है, तो आप जब बोलोगे t जब 0 था तो x 0 था, जब t t हो जाता है तो x x हो जाता है, तो भी ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। कर लिया होगा आपने, किसी के लिए भी एक्सप्लेन करना हो तो आप कभी बोल सकता हूँ। क्वेश्चन नंबर 10। 10 कहते हैं वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल, एक पार्टिकल की वेलोसिटी आपको दे रखी है और ये सब कांस्टेंट है बताया गया है। पोजीशन t इक्वल टू 0 पे ओरिजिन पर था, ये भी बताया गया है। तो जब ओरिजिन पर होता है तो डिस्प्लेसमेंट और पोजीशन बराबर ही होते हैं। डिस्प्लेसमेंट 1 सेकंड में पता करना है, तो आप क्या कर सकते हो, v की डेफिनेशन लगाओ, dx by dt, दैट्स ऑल। और dx by dt की वैल्यू आपको v नॉट प्लस जी टी प्लस एफ टी स्क्वायर दिया गया है। अगले लाइन में क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। और कोई फॉर्मूला नहीं लगाओगे, आप जानते हो कि ये वेरिएबल केसेस में हम लोग इस तरह से चलते हैं। बेसिक डेफिनेशन से आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लाइन में अपने को इंटीग्रेट करना है। 0 टाइम पर 0 पोजीशन पे था, t टाइम पर क्या पोजीशन होगी वो पता करना है। यहाँ से अपने को पोजीशन हर एक टाइम पे पता चल जाएगी। तो x की जो वैल्यू आने वाली है आफ्टर इंटीग्रेशन, ये यहाँ से x आएगा, 0 लगा हुआ है तो लोअर लिमिट 0 होने की वजह से वो सब लोअर वाला पार्ट 0 हो जाएगा। ये बनेगा v नॉट टी जी
टी का आएगा टी स्क्वायर बाई 2, एफ टी स्क्वायर का आएगा टी क्यूब बाई 3। ये रिलेशन हो गया। अपने को क्या करना है, टी की वैल्यू 1 रख देनी इसमें, दैट्स ऑल। तो अपने को एक आंसर मिल जाएगा। इजंट इट इजी? तो अगर आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन आती है और ये फिजिक्स का फॉर्मूला आता है, बेसिक डेफिनेशन आती है, तो आप सॉल्व कर सकते हो विद इन सेकेंड्स। जैसे आपने 1 रखा तो ये वी नॉट बनेगा, ये जी बाई 2 बनेगा, एफ बाई 3 बनेगा। तो वी नॉट जी बाई 2 एफ बाई 3 कोई ऑप्शन है, एफ बाई 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, इसी को मार्क कर दोगे। क्वेश्चन नंबर 11, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन था, रेस से चलने ये ग्राफ को लेकर के था। ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहा होगा। आपसे पूछा x1 माइनस x2 का ग्राफ बनाइए, तो आप क्या करो, पहले x1 माइनस x2 का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम पता कर लो। एक बार फंक्शन ऑफ टाइम पता चल जाएगा तो ग्राफ भी पता चल जाएगा। अब ये x1 क्या है, तो एक पार्टिकल जो है जिसका डिस्प्लेसमेंट, फर्स्ट बॉडी का डिस्प्लेसमेंट x1 है और ये पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, तो आप एक ऐसी डायरेक्शन बना लो। एक पार्टिकल है पॉजिटिव डायरेक्शन में चलता है, x इक्वल टू 0 t इक्वल टू 0 पर यहाँ पर था, तो इसके पास कुछ वेलोसिटी नहीं है, u भी 0 है इसका। अच्छी बात है, इसके पास कुछ एक्सेलरेशन होगा, ए एक्सेलरेशन से चल रहा है, ये फर्स्ट पार्टिकल है। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट आएगा वो x1 आएगा। किसी भी टाइम पर डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाओगे, u 0 है तो ये बन जाएगा हाफ ए टी स्क्वायर। एक दूसरा पार्टिकल है, वो भी पासिस थ्रू x इक्वल टू 0 इन पॉजिटिव x डायरेक्शन, सेम इंस्टेंट पे दूसरा पार्टिकल है। जब हमारा t इक्वल टू 0 था तो वो भी यहाँ पर था, लेकिन ये किसी वेलोसिटी से जा रहा है, कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं, तो इसके पास एक्सेलरेशन नहीं है। तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा किसी टी टाइम में, तो ये v इंटू टी का डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा। क्यों? क्योंकि ये कांस्टेंट स्पीड से जा रहे हैं। अब आपसे पूछता है x1 माइनस x2 बताइए, तो x1 माइनस x2 एक ग्राफ एक्सप्रेशन बन जाएगा जिसमें हाफ ए टी स्क्वायर आएगा माइनस वी टी आ जाएगा। अब अपने को पता चला कि ये एक जो ग्राफ बना है y t का फंक्शन है, या x1 माइनस x2 t का फंक्शन है। इसको देख करके एक बात तो क्लियर होगी। कौन सी बात जो क्लियर हुई वो ये कि एक पैराबोलिक होने वाला है और ये सब पॉजिटिव नंबर है, तो ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होने वाला है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होने वाला है। अगर इतना अपने को समझता है तो अपना आंसर हो जाएगा। अब अपने पास क्या है कि एक x1 माइनस x2 का एक्सप्रेशन क्या आया था, x1 माइनस x2 का एक्सप्रेशन आया था हाफ ए टी स्क्वायर माइनस वी टी, जहां पर a और v पॉजिटिव है और कांस्टेंट है। तो ये ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला होगा, तो क्या ए ऑप्शन होगा? नहीं। क्या बी ऑप्शन होगा? बिल्कुल नहीं, बी तो कुछ और ही बोल रहा है, बीच में बदल रहा है। क्या सी हो सकता है? हो सकता है। क्या डी हो सकता है? हो सकता है, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड जैसे पैराबोला दिख रहा है। फिर आपको ये देखना है कि जब t इक्वल टू 0 पर क्या होता है, तो क्या ओरिजिन से पास हो रहे हैं? यस, दोनों ओरिजिन से पास हो रहे हैं। फिर आप कैसे डिफरेंशिएट करोगे? क्या ये वैल्यू कभी 0 हो सकती है? तो एक बार इसको 0 करके देखते हैं। तो अगर ये वैल्यू 0 हो जाएगा तो क्या टाइम कोई रियल में एग्जिस्ट करेगा? तो आप देखोगे ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये आंसर 0 हो सकता है। इसका मतलब है स्टार्टिंग में ये नेगेटिव भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि टी स्क्वायर छोटा होता है, टी बड़ा होता है कब? जब टी की वैल्यू 1 से छोटी होती है। तो जब हम टी की वैल्यू काफी छोटी रखेंगे 1 से, तो आप देखोगे ये नेगेटिव भी आ सकता है और 0 भी आ सकता है। उसके बाद फिर हमेशा पॉजिटिव रहेगा और पॉजिटिव बड़ा हो जाएगा। जबकि थर्ड ऑप्शन में क्या है, थर्ड ऑप्शन में नेगेटिव नहीं जा रहा है, यानी नीचे नहीं जा रहा है, और इनफैक्ट 0 भी नहीं जा रहे हैं। तो थर्ड को रिजेक्ट कर देंगे, फोर्थ को एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ओपनिंग पैराबोला होगा, या फिर आप चाहो तो इसका वर्डेक्स निकाल लो, वहां से भी पता कर सकते हो। टी नेगेटिव वाला पोर्शन कट कर देने का, वहां से पता चल जाएगा। तो सी और डी में कैसे डिसाइड किया? आपने देखा क्या ये 0 हो सकता है, यानी कभी क्या इस लाइन को कट करेगा? तो अब बोलोगे यस, कट कर सकता है, क्योंकि एक प्लस एक माइनस है, तो वहां से आंसर कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बोलते हैं कि वेलोसिटी, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा मॉडरेटेड टफ लेवल पे चला जाएगा आपके लिए। कुछ लोगों ने करेक्ट आंसर दिया है, कुछ लोगों का गलत भी है। तो ये बोलते हैं कि पार्टिकल है जो मूव करता है इस वेलोसिटी से, ये वेलोसिटी थोड़ी सी डेंजरस है। जनरल इक्वेशन ऑफ पाथ बतानी, दैट मींस इसका ट्रैजेक्टरी का इक्वेशन, पाथ का इक्वेशन अपने को बताना है। जनरल बताना मतलब कोई कांस्टेंट भी लगाओगे तो चलेगा। अच्छा, ये वेलोसिटी है, पाथ चाहिए, तो हम लोग क्या करते थे, वेलोसिटी को कैसे रीड करते थे? वेलोसिटी को रीड करते थे, वेलोसिटी इज इक्वल टू वी एक्स आई प्लस वी वाई जे। लिख सकते हैं। वी एक्स कितना दिया गया? वी एक्स है के वाई। वी वाई कितना गिवन है? वी वाई की वैल्यू अपने को दिया जा रहा है के एक्स।
अब इसने क्या किया, y को x के साथ और x को y के साथ रिलेट कर दिया है, चलता है। अच्छा vx को क्या लिख सकते हैं, vx को हम लिख सकते हैं dx by dt, तो वो dx by dt के बराबर होगा। vy को क्या लिख सकते हैं, dy by dt। तो x डायरेक्शन के लिए हम x कंपोनेंट यूज करते हैं, y डायरेक्शन के लिए y कंपोनेंट यूज करते हैं, बस यही फंडा है। अब आप चाहो तो क्या करो, इन दोनों को आपस में डिवाइड कर लो। जब दोनों को डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा के वाई डिवाइड बाई के एक्स इज इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी डिवाइड बाई डी वाई बाई डी टी। जब डी एक्स बाई डी टी अब डिवाइड बाई डी वाई बाई डी टी करोगे तो मैं लिख देता हूँ कैसा दिखेगा। फिर डी टी डिसअपियर हो जाएगा, तो ये डी एक्स बाई डी वाई बचेगा। यहाँ से के और के डिसअपियर हो गया, तो अपने को मिला डी एक्स अपॉन डी वाई इज इक्वल टू वाई बाई एक्स। फर्दर सिंप्लीफाई करो, तो जब फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो कुछ ऐसा आ जाएगा, वाई डी वाई इज इक्वल टू एक्स डी एक्स। नेक्स्ट लाइन क्या बोलेगी, इंटीग्रेट कर दो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर दो, तो ये बन जाएगा वाई स्क्वायर बाई टू इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से आ जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू टाइम कॉन्स्टेंट, टू टाइम कॉन्स्टेंट भी एक कॉन्स्टेंट ही आएगा, तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस टू प्लस प्लस कॉन्स्टेंट आ जाएगा। तो ये अपना ग्राफ जनरल इक्वेशन बनेगी पाथ की। चार ऑप्शन है, एक ये दिया गया, ये जम नहीं रहा है, ये दिया गया, ये जम नहीं रहा है, ये नहीं जम रहा, लास्ट वाला जम रहा है, उसको जमा देंगे। आप देखो चारों ऑप्शन कैसे दे रहा है, बहुत क्लोज बाई दे रहा है कि अगर आप किसी भी में एक गलती करें तो गलत हो जाए। सो ये हो गया आपका 12th, एक अच्छा क्वेश्चन था, एग्जाम के लिए अप्रोप्रिएट है, पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13 सेज कि एक कार है जो एक्सेलरेट करती है रेस से कांस्टेंट एक्सेलरेशन से रेट से कुछ समय के लिए, आफ्टर विच इट डीएक्सेलरेट्स एट अ कांस्टेंट रेट बीटा टू कम टू रेस्ट, टोटल टाइम इलेप्स इज टी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ कार को बतानी है। इसको आप कई तरह से कर सकते हो, एक तो आपने ट्राई किया होगा, दूसरा तरीका मैं आपको ग्राफ से बता देता हूँ। ऐसे क्वेश्चन ग्राफ में थोड़े से जल्दी हो जाते हैं, और एक अल्टरनेट मेथड है, ये भी आप समझ सकते हो। अगर आप यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करो वी वर्सेस टी का, तो कैसा दिखने वाला है। तो जब आप वी वर्सेस टी का ग्राफ बना रहे होगे, ड्रॉ कर रहे होगे, तो पहले रेस से चलता है, यानी जीरो वेलोसिटी से चलता है, ओरिजिन से चलता है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन, इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है, मतलब स्ट्रेट लाइन से जाएगा। फिर इसके बाद रिटार्ड होता है कांस्टेंट से, इसका मतलब वेलोसिटी कम होगी और कांस्टेंट एक्सेलरेशन से कम होगी, फाइनल वेलोसिटी जीरो है तो वो बन जाएगा। तो ये आपको बता रहा है इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, फाइनल वेलोसिटी जीरो है, और ये जो टोटल टाइम इलैप्स हुआ है इसका नाम टी दिया गया है। और आपको ये भी पता चल रहा है कि ये जो होगी ये मैक्सिमम वेलोसिटी होगी वी नॉट, इसी को अपने को पता करना है। और नॉन क्या क्या है, नॉन अपने को ये है कि ये जो एंगल है ये अल्फा, ये कुछ ऐसा होगा थीटा वन, ये कुछ हो जाएगा थीटा टू, सो दैट कि इसका स्लोप टेन अल्फा, अल्फा के बराबर, टेन थीटा वन अल्फा के बराबर होगा। अल्फा जो है वो टेन थीटा वन है, और जो बीटा है वो टेन थीटा टू है। हाँ, आप यूनाइटेड डायमेंशन को भी यूज कर सकते हो, बिल्कुल यूज कर सकते हो। एक बार अपने को आइडियाज पता होते हैं तो पहले हम ऑप्शन देख करके डायमेंशन एनालिसिस भी कर लेते हैं। गुड, इट वर्क्स बेसिकली इन अ बेटर वे, और उसी को हम लोग प्रायोरिटी देंगे, लेकिन वो एक बार एक्सपीरियंस करने के बाद, सॉल्विंग होने के बाद। सो यस, दैट्स आल्सो गुड वे। अब आपको क्या करना है, आप इसको T1 एज्यूम कर लो, इसको T2 एज्यूम कर लो, और टेन थीटा लगा दो दोनों में, जो कि अपने को पता है ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, ये टेन थीटा वन कितना बनेगा, क्या इसको बोल सकते हैं वी नॉट बाई टी वन बनेगा। ये टेन थीटा टू कितना बनेगा, क्या ये भी वी नॉट बाई टी टू बनेगा। यहाँ से अपने को टी वन निकालने का, टी वन आ जाएगा वी नॉट बाई अल्फा। यहाँ से अपने को टी टू निकालने का, टी टू विल कम आउट वी नॉट बाई बीटा। अपने को पता है कि टी की वैल्यू टी वन प्लस टी टू है, सो टी इज इक्वल टू वी नॉट बाई अल्फा प्लस वी नॉट बाई बीटा, दैट्स डन। सो यहाँ से अपने को पता चल जा रहा है क्या, वी नॉट टाइम्स ये आएगा अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई अल्फा बीटा। सो हाउ मच वी नॉट इज अल्फा बीटा डिवाइड बाई अल्फा प्लस बीटा इंटू टी। ऐसा कोई ऑप्शन होगा उसको मार्क कर देंगे, तो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आप आप पिक्चर बना के भी सॉल्व कर सकते हो कि टी इक्वल टू जीरो पर यहाँ पर था, फिर वेलोसिटी बढ़ी, फिर कम हुई, फिर जीरो आया, इधर एक्सेलरेशन था, इधर रिटार्डेशन था,
बिल्कुल कर सकते हो। दो इक्वेशन बनाओ, इस मोशन की इक्वेशन बनाओ, इस मोशन की इक्वेशन बनाओ, टाइम को लिंक करो, डिस्टेंस को लिंक करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। ग्राफ से भी आप कर सकते हो। कई बार आप देखोगे ग्राफ से भी किया जा सकता है, वैसे भी किया जा सकता है। कौन सा इजी पड़ेगा वो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। यू नेवर नो। सो जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। और यूनिट एंड डायमेंशन एनालिसिस हमारे पास ऑलरेडी है, क्योंकि ये ए अल्फा बीटा एक्सेलरेशन है। तो एक अल्फा बीटा कट जाएगा तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम वही वेलोसिटी बनता है। ये उल्टा हो गया, ये नहीं हो सकता है। ये कैंसल आउट हो गया तो ये टी के डायमेंशन लेके चले गए, ये भी नहीं बनेगा। और लास्ट ऑप्शन कहाँ था, वहीं कहीं रहा होगा। क्या इसमें तीन ही ऑप्शन दिए थे, चौथा कहाँ गया? जो भी, अगर चार ऑप्शन है तो हम डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं। और इनफैक्ट एक बार आपको कॉन्फिडेंस आ गया तो हम डायमेंशनल एनालिसिस को प्रायोरिटी देते हैं। सबसे पहले डायमेंशन देखते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है ना, और हमको कुछ पूछना है, वेलोसिटी पूछना है पार्टिकल की, तो हम देखेंगे क्या वेलोसिटी यहाँ से आ रही होगी। अब देखोगे फिर के और टी के का यूनिट पता करना पड़ेगा, सी का यूनिट पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चलेगा सी का यूनिट ए के बराबर है और के का यूनिट वेलोसिटी के बराबर है। तो तब भी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो। ये केटी जो है, केटी एक्सेलरेशन है, तो केटी वेलोसिटी नहीं हो सकता है। ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में मिक्स नहीं हो सकता है। फिर आप चेक करके बता सकते हो। दैट वर्क्स। अपार्ट फ्रॉम डायमेंशनल एनालिसिस हमारे पास सॉल्व करने का भी आइडिया होना चाहिए। कई कई बार ऐसा होता है, ऐसे ऑप्शंस देता है जिसके डायमेंशन मैच करते हैं। जैसे इसमें देखो, इसने बी और सी सेम डायमेंशन के दिए हुए हैं। तो और इनफैक्ट बी सी डी तीनों सेम सेम डायमेंशन के दिए हुए हैं। पहला डायमेंशनल एनालिसिस से हट जाएगा, लेकिन बी सी डी में अपने को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए सॉल्व करना भी जरूरी है। कैसे सॉल्व करना है? बहुत सिंपल। रेस से चलता है, एक्सेलरेशन आपको दिया गया है, तो आप बोलोगे एक्सेलरेशन को वेलोसिटी में ले जाने के लिए हम एक ही डेफिनेशन टाइम के साथ डीवी बाई डी लगाते हैं। डन। तो डीवी बाई डी की जो अपने को वैल्यू पता है, दैट इज दिस के टी प्लस सी। थोड़ी सी आप सॉल्विंग करना स्टार्ट करोगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो वेरिएबल एक्सेलरेशन के इक्वेशंस जो होते हैं ना, अच्छे होते हैं। आई मीन लाइक इजिली सॉल्वेबल होते हैं। उतना टफ नहीं होता है जितना वो देखने में लगते हैं। सो जब इसको आप इंटीग्रेट करोगे, जीरो टाइम पर कितनी वेलोसिटी थी, जीरो, टी टाइम पर कितनी वेलोसिटी होगी, वी, तो ये आंसर बनेगा वी इज इक्वल टू के टी स्क्वायर बाई टू प्लस सी टी। इजंट इट? नाउ लिमिट रखने के बाद भी यही आ जाएगा, अगली लाइन में आपको आंसर दिख जाएगा। कौन सा आंसर दिख रहा है? सेकेंड ऑप्शन मैच करता हुआ नजर आ रहा है। क्विक सोल्यूशन, स्मॉल सोल्यूशन। अब आपको बेसिक डेफिनेशन लगाना है, दैट्स ऑल, नथिंग एक्स्ट्रा, नथिंग न्यू। क्वेश्चन नंबर 15 बहुत लोगों ने गलत किया हुआ है। आई डिडंट फाइंड एनीवन हु डिड इट करेक्ट। जितना लोगों को मैंने देखा, मुझे हार्डली कोई मिला जिसने करेक्ट किया हो। आई डोंट नो व्हाई। इससे हमको एक बात पता चल रहा है कि आपका डिफरेंशिएशन अभी भी इशू करता है, इंटीग्रेशन अभी भी इशू करता है। अभी भी आप अप्रोप्रिएटली या करेक्टली उसको नहीं सॉल्व कर पा रहे हो। डिफरेंशिएशन आपका काफी हद तक सही जा रहा है, इंटीग्रेशन में आपको थोड़े से इश्यूज हैं। जैसे इसने बोला डिस्प्लेसमेंट बताना है, राइट? तो आपने क्या किया होगा कि ए और ये एस, एस मतलब डिस्टेंस होगा, क्या बोला है इसको? एस कांस्टेंट है, ओमेगा कांस्टेंट है, फिर चल के अच्छा ये कॉस ओमेगा टी है, ठीक है। तो ये ए जो अपने को दिया गया है वो ऐसा है, माइनस एस, एस इज अ कांस्टेंट, ओमेगा इज अ कांस्टेंट, स्क्वायर कॉस ओमेगा टी, ये एक्सप्रेशन है पूरा। ए इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड यू वांट डिस्प्लेसमेंट एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो पहले इसको वी में कन्वर्ट करोगे, तो इसको आप डीवी बाई डी टी लिख सकते हो। जब आप डीवी बाई डी टी लिखोगे तो माइनस एस ओमेगा स्क्वायर कॉस ओमेगा टी मिलेगा। अच्छा, करेक्शन है क्या? There is a correction in it. The answer given in the solution doesn't match the correct option marked by the test. अच्छा, ऐसा है क्या? तभी सभी लोगों को गलत दिख रहा था। मैंने सॉल्व नहीं किया था, वो नेगेटिव दिख रहा था। एक बार मैं सॉल्व करता हूँ, आप चेक कीजिए कि आपने वही किया है, और फिर सोल्यूशन और आंसर में जो भी करेक्ट होगा उसको करेक्ट करा देंगे। अपने को क्या करना होगा, यहाँ से पहले इसको इंटीग्रेट करना होगा, तो इंटीग्रेट करते हैं। तो ये बनेगा dv इज इक्वल टू माइनस एस ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा टी dt। ये आपने किया होगा, अगली लाइन में इसको इंटीग्रेट किया होगा,
जीरो वेलोसिटी से चलता है, पोजीशन हम उसको कहीं भी ले सकते, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट चलता पता करना तो पोजीशन मैटर नहीं करता है। तो जीरो टाइम पर जीरो वेलोसिटी थी, टी टाइम पर वेलोसिटी वी हो गई, तो इसका इंटीग्रेशन किया तो वी की वैल्यू आपको मिल जा रहा है माइनस एस ओमेगा स्क्वायर। अच्छा, कॉस कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है? कॉस का इंटीग्रेशन हमने देखा था साइन होता है, तो ये बन जाएगा साइन ओमेगा टी। फिर आपको ये भी पता होता है ना कि ओमेगा से डिवाइड भी करना टी के कोएफिशिएंट से, तो ओमेगा से डिवाइड भी कर देंगे। तो जो वेलोसिटी आएगी, इसमें लिमिट भी लगाना होगा, टी इक्वल टू जीरो पर साइन जीरो होता है तो वो जीरो हो जाएगा, इसलिए मैंने लिमिट डायरेक्टली लगा दिया। तो वी की वैल्यू अपने को आ रही माइनस एस ओमेगा। ओके, मे बी लाइक कि आंसर कुछ गलत मार्क हुआ होगा, आप सही बोल रहे हो। आई वॉज वरीड कि सभी लोग गलत क्यों कर रहे हैं, सो माइट बी कि ऑप्शन करेक्शन होगा। अच्छा, ये वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आ गया। अब अपने को पोजीशन तक जाना है, डिस्प्लेसमेंट तक जाना है, तो आप बोलोगे कि सिंस v की जो वैल्यू होती है वो dx बाई dt होती है। एक बार फिर से इंटीग्रेट करेंगे इसको, तो जो dx की वैल्यू आ रही है माइनस एस ओमेगा साइन ओमेगा टी के बराबर आ जाएगी। और अब इसको dt करना होगा, इंटीग्रेट करना होगा। ये जीरो से x चला जाएगा, ये जीरो से t चला जाएगा, यहाँ से x आ गया। साइन का माइनस कॉस होता है, तो माइनस और माइनस सेटल डाउन हो जाएंगे, ये एस ओमेगा आएगा, कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। और अब अपने को लिमिट भी लगानी पड़ेगी जीरो से टी, तो x जो आना चाहिए वो कुछ ऐसा आना चाहिए। तो ये जो x आ रहा है वो अपने को पोजीशन बता रहा होगा, और अपने को डिस्प्लेसमेंट बताना है स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट है। सो इसका जो आंसर बन रहा है वो बन रहा है एस ओमेगा कॉस ओमेगा टी, और माइनस जीरो रखोगे तो माइनस बना रहा है, ऐसा आंसर आना चाहिए। फिर आप देखोगे ऐसा किसी ऑप्शन में तो दिया नहीं है, तो फिर ऐसा भी उसको बोल सकते हैं। फिर एक्स इज इक्वल टू ये कुछ ऐसा बन जा रहा है, एक्स ओमेगा कॉस ओमेगा टी माइनस एस ओमेगा। सो मे बी लाइक कि इसको ये तो कांस्टेंट है ही, आइडियली इसको माइनस एस ओमेगा देना चाहिए। अगर नहीं दिया है तो इसमें, अगर ये हमारा आंसर आता है, ये चार ऑप्शन है, तो कौन सा मार्क करेंगे चेक कर लेते हैं। क्या हम ए ऑप्शन को मार्क करेंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसमें टी स्क्वायर है, साइन है, जबकि हमारा कॉस आ रहा है, माइनस है, बहुत सारे। बी ऑप्शन में जाओगे तो एस ओमेगा साइन ओमेगा टी है, ये भी मैच नहीं कर रहे हैं। सी पर जाओगे तो एस ओमेगा कॉस ओमेगा टी है, इसको होल्ड कर सकते हो। लास्ट पे जाओगे तो उसमें ओमेगा डिसअपियर हो गया, तो वो नहीं होगा, इसको तो सी ऑप्शन हमको मार्क करना है। सेकेंड लास्ट स्टेप पे कुछ गड़बड़ कर दिया क्या? एक बार चेक कर सकते हैं। अच्छा, हाँ, कुछ कैलकुलेशन एरर कर दिया, एक बार वेरीफाई कर देते हैं। यहाँ पर भी शायद वही वो इसको इसके ओमेगा से डिवाइड करना होगा, वो मिस कर दिया फिर मैंने। This is going to be divided by omega, right? That's what you are worried about, divide by omega. So this is also going to be divided by omega. So x should be s cos omega t minus s. हाँ, अब मैच करेगा, क्योंकि ओमेगा और एस आपस में मैच भी नहीं कर रहे थे। चलता है, डायमेंशन लिखो, क्योंकि देखो ये एस जो है ना, एस का डायमेंशन क्या रहा होगा? एस का डायमेंशन डिस्टेंस रहा होगा, ये आंसर आएगा। हाँ, वो डिवाइड करना मैंने मिस कर दिया, मैं आपको बोल रहा था। सो नीड टू बी केयरफुल। हेलो अब सर। अपने पास, हाँ, अब अपने पास ये ऑप्शन आते हैं, तो इसमें बेस्ट सूटेड ऑप्शन कौन सा है? लास्ट है। अब आप बोलेंगे क्या इशू है आंसर में, सोल्यूशन में, और अदरवाइज। क्या आंसर दिया गया 15 का करेक्ट आंसर, which one is marked as a correct? बी। सी को करेक्ट मार्क किया गया है। ओके, तो इसको करेक्शन है, तो इसको हम लोग करेक्शन करा देंगे। आप लोगों का आंसर डी आंसर आया है क्या? तो इसका करेक्ट आंसर हमारा डी रहने वाला है, ठीक है। गुड, तो वो करेक्ट हो जाएगा, उसको अपडेट कर देते हैं। ओके, सो ये 15 हो गया, थोड़ा सा स्लो हो गया, हम क्विकली आगे कवर कर लेते हैं। अभी इसके आगे कौन कौन से आपने क्वेश्चन पूछे, मैं उसी पे फोकस कर लेता हूँ, वरना टाइम निकल जाएगा। 15 तक हम लोग पहुंच गए थे। 15 के आगे आपके क्वेश्चन हैं
18, 19, 22 और 23। तो 18 पर आते हैं। सो 16 आप कर लोगे, डिस्प्लेसमेंट वाला फॉर्मूला है। 17 कवर हाफ अ डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप, ये भी कर लिया होगा आपने, नहीं तो सोल्यूशन देख लीजिए। आपने 18 पूछा, मैं 18 को पता था। 18 से इसकी x का रिलेशन आपको दिया गया, एबीसी कांस्टेंट है और वेलोसिटी पार्टिकल बतानी जब एक्सेलरेशन 0 होगा। तो अपने को क्या करना है, पहले यहाँ से वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी आएगी dx/dt और ये बन जाएगा 8, जब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो बनेगा a + 2bt - 3c t स्क्वायर। इसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो तो एक्सेलरेशन आ जाएगा dv/dt होता है, a का 0 हो जाएगा, ये 2b बनेगा -6ct हो जाएगा। इसने बोला कि जब एक्सेलरेशन 0 हो, तो जब एक्सेलरेशन 0 हो तो एक्सेलरेशन को 0 करके पता करते हैं कब एक्सेलरेशन 0 है। 2b = 6ct, दैट मींस एक्सेलरेशन इज 0 व्हेन इट इज b/3c। तो जब टाइम की वैल्यू b/3c है उस समय एक्सेलरेशन 0 है। उस समय क्या बताना है, उस समय अपने को वेलोसिटी बताना है। तो अपने को वेलोसिटी बताना है इसी टाइम पर, इस टाइम पर। हो गया आंसर। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू a + 2bt, t के प्लेस पे b/3c -3c and then t square, that means b/3c का स्क्वायर। मैंने आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिया, कैसे सॉल्व करना वो भी बता दिया। अब आपको सॉल्व करना है, 4 ऑप्शन में एक ऑप्शन मिलना चाहिए, उसको आप मार्क कर दोगे। सो कब बताना था, जब एक्सेलरेशन 0 हो तो फाइंड एक्सेलरेशन, पुट इट 0, गेट द टाइम, देन पुट द टाइम बैक ऑन द वेलोसिटी, जो वेलोसिटी उसने आपसे पूछी है या जो क्वांटिटी आपसे पूछी है। फिर आप सॉल्व करोगे तो ए आ रहा है, बाकी दोनों सॉल्व करके कुछ इनमें से एक ऑप्शन मैच कर जाएगा। इस पे आप डायमेंशनल एनालिसिस को देखोगे तो वो मैच वर्क नहीं करेगा, क्योंकि सब सेम डायमेंशन के। तो पहले आप 4 ऑप्शन देखते हो, अगर उसके डायमेंशंस अलग अलग हैं तो सबसे पहले डायमेंशनल एनालिसिस को चेक करते हो, फिर आंसर देते हो। क्वेश्चन नंबर 19 भी आपने पूछा है, तो इसके बारे में बता देता हूँ मैं। इसने बोला कि एक पार्टिकल है, वर्टिकली अब थ्रो किया जाता है u वेलोसिटी से, ठीक है। और ये इट पासेस थ्रू अ पॉइंट। तो ये हम लोगों ने बात किया था, इक्वेशन भी किया था कि ऊपर जाकर के नीचे आता है। और अगर आप किसी एक हाइट की बात करो, लेट से इस हाइट की बात करते हैं, इस हाइट पर ये 2 बार होता है। In the entire journey, it will be at twice at this particular height. Once when it was going up, second when it was coming down. तो यही बता रहा है कि इसने बोला है कि जब ये ऊपर जा रहा है तो t1 टाइम के बाद मिला है, तो ये यहाँ से यहाँ तक का टाइम t1 है और एट टाइम t2 टाइम यहाँ पर है। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि अगर t = 0 से यहाँ से चल रहे थे तो यहाँ पर घड़ी आपका t1 बता रही थी, यहाँ पर घड़ी आपका t2 बता रही थी। अपने को ये पता करना है कि टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होगा या फिर रिलेशन कितना होगा, ऐसे ही क्वेश्चन पूछते हैं। आप देखोगे ना कि यहाँ से यहाँ तक जितना टाइम लगा उसको यहाँ से यहाँ तक भी उतना ही टाइम लगने वाला है। और यहाँ से ये जो टाइम है वो t1, इसका मतलब ये जो जर्नी है, ये वाली जर्नी, ये t1 टाइम में कंप्लीट हो जाएगी। दैट मीन्स t1 टाइम में नीचे आ जाएगा। और यहाँ से यहाँ तक आने में उसको कितना टाइम लगा है, t2 टाइम लगा है। सो कैन वी से कि यहाँ से यहाँ तक इसको t2 लगा है और ये t1 है, तो टोटल टाइम कितना हो गया, t1 + t2। तो क्या ऐसा कह सकते हैं इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा वो t1 + t2 हो जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2u/g। अगली लाइन में अपना आंसर है, ये ऑप्शन को मार्क कर देंगे। तो जब कभी आपको दोनों टाइम दिए हों, इसका मतलब है कि ये जो t2 टाइम है यहाँ से यहाँ तक का है और t1 टाइम यहाँ से यहाँ तक का है, तो ये जो t1 है और ये जो बाकी बचा हुआ है वो t1 टाइम में कंप्लीट हो जाएगा। ओके, सो बहुत सिंपल, लेकिन अगर आप रिलेट कर पाओगे तो इजी लगेगा। 2 मिनट और लगेगा, अगर आप टाइम देते हो तो बाकी क्वेश्चन भी कंप्लीट कर देते हैं। 19 के बाद आपने जो पूछा था वो क्वेश्चन नंबर 22 और 23 है। 20 हम लोगों ने क्लास में किया था, आपने कर लिया होगा। 22 और 23 अगर मैं आइडिया दे देता हूँ, बाकी आप सॉल्व कर लोगे। सोल्यूशन आपको दिया गया, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू कम टू रेस्ट, टाइम बताना अपने को। हाँ, अगर किसी क्वेश्चन में करेक्शन हो तो जरूर बताइए, क्योंकि मैंने अभी सॉल्व नहीं किए हैं, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूँ। किस क्वेश्चन में करेक्शन की बात कर रहे हो आप? 19th में 19th का करेक्ट आंसर क्या दिया गया है? एक बार मैं फिर से पढ़ लेता हूँ। बॉडी इज थ्रोन अप, व्यू इट पासेस थ्रू हाइट h above the ground, t1 while going up and t2 falling down at time t2 while falling down. The relation between u t, हाँ हम लोगों ने सही किया है। क्वेश्चन नंबर 19 का क्या आंसर दिया गया? क्या ए आंसर नहीं दिया गया है तो फिर हम उसको करेक्शन में रखें।
Sir, A is given the answer. ओके, अगर गिवन है तो फिर कोई टेंशन नहीं है, चलेगा। सो अभी एक ही क्वेश्चन में करेक्शन अपने को मिला है। हाँ, एक करेक्ट है, गुड। सो केवल एक क्वेश्चन में करेक्शन आया है और बाकी सब प्रॉपर जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में आइडिया दे देता हूँ। इसने पूछा है कि टाइम टेकन कम टू रेस्ट, इसका मतलब टाइम बताना है, रेस्ट मतलब वेलोसिटी का फंक्शन होना चाहिए। तो बस ये अपने पास इक्वेशन है ना, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको v के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये बनेगा dv डिवाइड बाई रूट वी इज इक्वल टू -2.5 dt। इस रूट वी को और अच्छे से लिख लो, माइनस हाफ आ जाएगी, पावर ऊपर जाएगा तो, और ये dv हो गया, ये -2.5 dt हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में आप इंटीग्रेट कर दो। जब आप इंटीग्रेट कर रहे होगे तो आप 0 टाइम से स्टार्ट करोगे, ऐसा कुछ बोलेगा। इट्स मूविंग विद स्पीड दिस, तो ये इनिशियल वेलोसिटी आपको 6.25 दी गई है, और टी पता करना है। जब वेलोसिटी 0 हो जाती है तो आप डायरेक्टली फाइनल लिमिट को 0 कर सकते हो। तो ये 6.25 से 0 वेलोसिटी गेन करेगा और ये 0 से टी टाइम गेन करेगा, तो दोनों इंटीग्रेशन परफॉर्म हो जाएंगे, टी की वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, सॉल्व करने के बाद आंसर आ जाएगा। आपका आंसर मैच कर रहा होगा, अगर आंसर नहीं मैच कर रहा है तो बोलिएगा, तो मैं इसको सॉल्व कर देता हूँ। 23 में क्या करना है अपने को, 23 में ये दिया गया है और आपसे पूछता है हाउ लॉन्ग बॉडी विल टेक टू कम टू रेस्ट। इसको भी रेस्ट पे लेके आना है, तो क्या करना है, पहले वेलोसिटी बताना है। जब कभी रेस्ट की बात है तो वेलोसिटी को 0 करना होता है, तो पहले वेलोसिटी पता करते हैं। सो वेलोसिटी आ जाएगी -4/3t + 16, ये वेलोसिटी होगी। रेस्ट के लिए 0 बोलोगे क्योंकि आप रेस्ट चेक करना चाहते हो। सो यहाँ से अपने को मिल जाएगा 4t/3 इज इक्वल टू 16, सो t कम्स आउट टू बी 12 सेकेंड्स। सो 12 सेकेंड के बाद अपना ये आंसर आ जाएगा। द डिस्प्लेसमेंट आपको दिया गया है, कितने समय के बाद ऐसा होगा, तो 12 सेकेंड आ जाएगा। इजंट इट इजी, बस इजी। ओके, तो ये आपके डिस्कशन हो गए जितना आपने पूछा है। इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में आपको डाउट है, संदेह है या आंसर का इशू है तो वो मैं बता देता हूँ। अगर नहीं है तो फिर एक बार इसको जरूर लगाइए पेपर को, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, और उसके बाद आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। So overall there was one correction and the correction was in the question number, I don't know, I will check it कौन सा था, और उसको मैं करेक्ट कर देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 का डी आंसर करेक्ट है, उसको अपडेट कर देता हूँ। ओके, चलेगा। सो ये आपका पेपर था काइनेमेटिक्स से रिलेटेड। नेक्स्ट क्लास में कल बेसिकली हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन, 2 डायमेंशनल मोशन को स्टडी करना स्टार्ट करेंगे। सो if there's any quick question you can ask, otherwise that's all for the day and we will be meeting tomorrow to move ahead. Okay, thank you. If there's nothing to ask, see you tomorrow. Have a good time.